Hi, welcome to Math Hub. In this video, we're going to start chapter 2, sets, functions and groups of फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स. ठीक है, इसमें हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 कवर करेंगे. उस एक्सरसाइज को कवर करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम स्टडी कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं. वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और डेफिनेशंस. ठीक है, तो सेट, फंक्शंस एंड ग्रुप्स. ठीक है, तो इसमें पहले हम सेट्स का स्टडी करेंगे. तो सेट्स के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए कि सेट होता क्या है. ठीक है, सेट की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए. तो सेट क्या होता है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे? सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं सेट के बारे में. ठीक है, सेट क्या होता है? ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की कलेक्शन होती है. अब इसमें वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट पर जोर दिया गया है. वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि कोई भी सेट है या कोई भी सेट का ऑब्जेक्ट है. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट और या एलिमेंट. ठीक है, उसके बारे में हम ये बता सकें कि वो किसी सेट में बिलोंग करता है या नहीं. यानी कि सेट की डेफिनेशन होनी चाहिए उसकी, कि उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, कोई शनाख्त होनी चाहिए. हम उसके बारे में बता सकें कि कोई भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट उसमें बिलोंग करता है या नहीं करता. ठीक है, अब मिसाल के तौर पर है पेन है. ठीक है, और एक सेट हम कोई और ले लेते हैं, सेट ऑफ. ठीक है, क्रॉकरी का सेट ले लेते हैं. अब क्रॉकरी की सेट जो है उसकी वेल डिफाइंड डेफिनेशन है एक, वो वेल डिफाइंड है. ठीक है, हम बता सकते हैं कि पेन उसमें बिलोंग करता है या नहीं करता. हमें पता है पेन उस सेट में बिलोंग नहीं करता. ठीक है, पेन स्टेशनरी के सेट में बिलोंग करता है. तो वेल डिफाइंड का मतलब ये हो सकता है कि हम उसकी डेफिनेशन हमें पता हो, उसकी डेफिनेशन वाइज हम बता सकें कि ऑब्जेक्ट उसमें बिलोंग करेगा या नहीं. ठीक है, और डिस्टिंक्ट का मतलब से सिंपल है, डिफरेंट. ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए सेट में. ठीक है, हर जो डिफरेंट डेफिनेशंस वाले सेट हैं वो जो कलेक्शन में आ रहे हैं तो वो एक ही दफ़ा आए. ठीक है, ये सेट थी. सेट, अब सेट के जो, ये सेट की डेफिनेशन थी. सेट के अब जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें या तो हम मेंबर्स कहते हैं. ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं, या उन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है. ठीक है, सेट के अंदर जो होते हैं. ठीक है, सेट को इस तरह लिखा जाता है करली ब्रैकेट्स के अंदर. कोई भी सेट हो सकता है, नंबर का सेट ले लें. ठीक है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होना चाहिए. उसके एलिमेंट्स और मेंबर्स कहलाते हैं. एलिमेंट्स को मेंबर्स भी कह देते हैं. सेट को हम डिनोट किससे करते हैं? किसी भी सेट को, तो सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. आप कैपिटल लेटर कोई भी ले सकते हो, ए, बी, सी. ठीक है, अप टू सो ऑन, एक्स. ठीक है, वाई, जी. ये कैपिटल अल्फ़ाबेट को हम यूज़ करते हैं उनके नेम को डिनोट करने के लिए. और स्मॉल जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो एलिमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं. अब सेट्स की ना मज़ीद टाइप्स होती हैं, यानी कि सेट की टाइप हैं. 3 किस्म के सेट लिखने का तरीका होता है. ठीक है, तो पहला तरीका क्या है? वो डिस्क्रिप्टिव मेथड है. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम क्या करते हैं? ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या है? डिस्क्रिप्टिव मेथड. ठीक है, या डिस्क्रिप्टिव नोटेशन कह लें. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, ये इसमें क्या होता है? हम इसमें सेट को ना वर्ड्स से डिफाइन करते हैं, बताते हैं कि सेट क्या है. मिसाल के तौर पर द सेट ऑफ ऑल. ठीक है, वावल्स. अब ये डिस्क्रिप्टिव नोटेशन है सेट की, कि हम इसको बता रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल वावल्स. ठीक है, ये सेट की डिस्क्रिप्टिव. अब एक फिर उसके आगे आती है लिखने का तरीका, नोटेशन जो, वो क्या है? वो है टेबुलर नोटेशन सेट की. ठीक है, टेबुलर नोटेशन कह देते हैं इसे, या टेबुलर मेथड कहते हैं. तो अभी उसी सेट को, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी. अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं. तो उसमें क्या लिखेंगे हम? उसमें एलिमेंट्स लिखते हैं हम कॉमा से सेपरेट करके. इसे टेबुलर नोटेशन कहा जाता है. ठीक है, एक किस्म का टेबल बन जाता है ये. तो ये टेबुलर नोटेशन होगी. ठीक है, अब इसकी थर्ड नोटेशन जो होती है सेट को रिप्रेजेंट करने की, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सेट बिल्डर नोटेशन. इसमें हम सेट की एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, एलिमेंट किस सेट में बिलोंग कर रहा है या उसकी टाइप क्या है, और उसके बारे में बताते हैं कि कुछ और कंडीशंस अगर देनी होती हैं तो वो हम देते हैं. तो ये सेट बिल्डर नोटेशन
कहलाती है। ठीक है। थर्ड टाइप, इसको लिखने का, अब इसी को सेट को हम देखते हैं, ये AEIOU, इसको सेट बिल्डर में इस तरह लिख सकते हैं, एक्स सच दैट, एक्स यानी कि हम कहते हैं कि एलिमेंट्स हैं उसके इस तरह से कि एक्स जो एलिमेंट है वो क्या है, एक्स क्या हो सकता है, एक्स इज़ अ वॉवल। ठीक है, एक्स वॉवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। ये सेट बिल्डर नोटेशन कहलाती है। ठीक हो गया। ये सेट बिल्डर नोटेशन होती है, सेट को डिनोट करने की तीन नोटेशंस होती हैं। ठीक है, इस तरह सेट नोट डिनोट करते हैं। अब इसके बाद सेट मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। ठीक है, अब इस सेट में कोई एलिमेंट बिलोंग करता है या नहीं करता तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको इस सिंबल से। ये सिंबल बिलोंग्स टू का सिंबल होता है और यही सिंबल को इस तरह से कर दिया जाए तो ये डज़ नॉट बिलोंग टू। ठीक है। अब कुछ सेट है जो नॉन सेट होते हैं। ठीक है, बेसिक सेट्स कह लें या नॉन जो होते हैं वो सेट्स हैं। नेचुरल नंबर का सेट हो गया, होल नंबर का आपको पता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स या ऑड नंबर्स कह लें। ठीक है, और सेट ऑफ इवन नंबर्स हो गए। ठीक है, या सेट ऑफ इवन इंटीजर्स भी कह सकते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं। और ये इन सब को जो कंटेन करता है वो लार्ज सेट जो है वो रियल नंबर का सेट हम पढ़ते हैं, वो क्या होता है, रियल नंबर का सेट यूनियन होता है रैशनल नंबर्स के सेट का और इरेशनल नंबर के सेट का। इन दोनों सेट्स में बाकी सारे सेट्स आ जाते हैं, नेचुरल हो गया, होल हो गया, इंटीजर्स हो गए। ठीक है, और इवन ये इक्वल सेट्स क्या होती हैं, इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या होती है, इक्वल सेट हम देखते हैं। इक्वल सेट्स, ठीक है, इक्वल सेट्स यानी कि कोई भी दो सेट इक्वल होंगे। ठीक है, शर्त क्या है कि उनके एलिमेंट्स की तादाद भी एक जैसी हो और उनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक जैसे हों। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम एंड ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। तो दो सेट्स को हम इक्वल कह सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर ए सेट मैं ले लेता हूँ ये। ठीक है, 1 3 2, और एक सेट ले लेता हूँ बी। ठीक है, 3 1 2। अब ये दो सेट इक्वल हैं या नहीं है, तो हम पहली कंडीशन देखते हैं कि उनकी तादाद एक जैसी होनी चाहिए। इसके भी तीन एलिमेंट है, इसके भी तीन एलिमेंट, तादाद एक जैसी है और इसके एलिमेंट सेम होने चाहिए। वन है इसमें, इसमें भी वन है। ठीक है, टू है, इस सेट में भी टू है, और इस सेट में थ्री है, और इस सेट में भी थ्री है। तो एलिमेंट्स भी एक जैसे हैं और एलिमेंट्स की तादाद भी एक जैसी है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट इक्वल हैं। ठीक है, एलिमेंट्स आगे पीछे लिख सकते हैं हम। ठीक है, डजेंट मैटर, लेकिन तादाद, ठीक है, एलिमेंट्स की नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स इटसेल्फ सेम होने चाहिए। ठीक है, तभी वो सेट्स इक्वल सेट्स कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है वन 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 कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, सेट्स में, तो जिस सेट में हम वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस बना सकते हैं वो इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी सेट है, मिसाल के तौर पर अब एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है, अप टू सो ऑन, ये एक सेट है। और एक सेट है, हम ले लेते हैं वन ऑड नंबर का सेट ले लेते हैं 3, ठीक है, 5 7 9, ये सेट है हमारे पास। ठीक है, अब इनमें वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस हम बना सकते हैं। ठीक है, ये इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ये इसको, और ये एलिमेंट इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और ये एलिमेंट, अब इसी तरह अगर 5 में लिख लेते हैं तो 5 9 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, यानी कि हर एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसे वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। ठीक है, अब जब जिन सेट्स में वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस क्रिएट हो जाती है तो वो सेट्स क्या होते हैं, वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं। ठीक है, पीछे था इक्वल सेट, ये अभी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, ये आ गया है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट, दो सेट तभी इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कहलाते हैं जब उनमें वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस, आम अल्फाज में या आसान अल्फाज में कहें कि इस सेट के एलिमेंट की तादाद और इस सेट के एलिमेंट की तादाद एक जैसी हो। ठीक है, तो हम इन दोनों को इक्विवेलेंट कहेंगे, इक्वल नहीं कहेंगे। इक्वल क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें तादाद तो बराबर है लेकिन एलिमेंट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। वन है, इधर वन है, लेकिन यहाँ टू है, यहाँ थ्री है। ठीक है, टू थ्री को करस्पॉन्ड कर रहा है, थ्री फाइव को,
एलिमेंट्स मुख्तलिफ हैं लेकिन तादाद एक जैसी है। जब तादाद एक जैसी है, एलिमेंट्स मुख्तलिफ हों, तो ये इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं, या यूं कह लें कि वन वन कॉरस्पॉन्डेंस जो बन जाए उनकी नेचुरल नंबर के सेट के साथ। ठीक है, ये इक्विवेलेंट की सेट्स की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद ऑर्डर ऑफ अ सेट, सेट का ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, सेट का ऑर्डर जो होता है वो उसके एलिमेंट्स की तादाद होती है, वो उसका ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का ऑर्डर क्या होता है? उसके एलिमेंट्स की तादाद होती है। उसके बाद हमारे पास अब ऑर्डर ऑफ अ सेट है। अब मिसाल के तौर पर जैसे ये सेट दिया गया या ये दिया गया, इनके ऑर्डर क्या है? थ्री है। ठीक है, इस सेट का ऑर्डर, क्योंकि एलिमेंट्स की तादाद थ्री है। अब एक सेट होता है जिसमें एलिमेंट की तादाद वन होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यूँ लिख देता हूँ, वन लिख देता हूँ, या कोई और सेट ले लेते हैं, मैं बी लिख देता हूँ। ठीक है, या कोई और सेट ले लेते हैं हम, इसमें कोई और नंबर अल्फ़ाबेट या नंबर लिख लेते हैं। ये सेट्स हैं, ये एक ही एलिमेंट इनमें मौजूद होता है, तो ये सेट्स क्या कहलाते हैं? ये सिंगलटन सेट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें सिंगल एलिमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, अब किसी भी सेट में हम डॉट भी लगा देंगे ना, तो ये एलिमेंट कंसीडर होगा डॉट। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो क्या कहलाता है? वो एम्प्टी सेट कहलाता है, या वॉइड सेट कहलाता है, या नल सेट कहलाता है। ठीक है, हमने सिंगलटन सेट पढ़ लिया। ठीक है, सिंगलटन सेट, और उसके बाद हमने स्टडी किया है एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट हमने स्टडी किया है। तो एम्प्टी सेट को इस तरह डिनोट करते हैं, ब्रैकेट्स लगा के, उसके अंदर कुछ नहीं लिखना, या उसको फाई के सिंबल से डिनोट किया जाता है। ये दोनों एम्प्टी सेट के लिए यूज़ होते हैं। इसे नल सेट भी कहा जाता है। ठीक है, एम्प्टी सेट को नल। ठीक है, या इसको वॉइड सेट भी कहा जाता है, यानी कि कोई एलिमेंट नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अब आ जाते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होती हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट नाम से आपको पता लग रहा होगा कि फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ठीक है, काउंटेबल हो सकते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं जाके रुक रहा होगा। या यूं कह लें कि एक सेट जो इक्विवेलेंट हो किसी सेट के, किसके? इस सेट के, वन टू थ्री अप टू सो ऑन एन, एन कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, जो सेट इसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, यानी कि एन का मतलब है कि ये सेट कहीं ना कहीं रुक तो रहा है। ठीक है, दिस विल बी द लास्ट एलिमेंट्स। ठीक है, ये काउंटेबल भी है सेट, और ये इसके जो वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, इसके इक्विवेलेंट जो भी सेट होगा वो क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, और जो इसके वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं क्रिएट हो सकती वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। अब उसको किस तरह लिख सकते हैं? उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये एक सेट है। ठीक है, वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस तो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन ये इक्विवेलेंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है ऐसा जहाँ पे ये जाके स्टॉप होगा। ये इनफाइनाइट चलता जा रहा है अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सेट होता है। सबसेट की डेफिनेशन देखते हैं। सबसेट क्या होता है? हमारे पास सबसेट एक ऐसा सेट होता है, ठीक है, जिसमें जिसका वो सबसेट है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक सेट ए है, ठीक है, एक सेट बी है, तो ए को मैं बी का सबसेट कहूँगा। इसे इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ए को मैं बी का सबसेट कहूँगा अगर ए में जो भी एलिमेंट मौजूद हैं वो तमाम बी में भी मौजूद हों, और कम से कम एक ऐसा एलिमेंट बी में हो जो ए में ना हो, यानी कि बी में एलिमेंट ज़्यादा हो, इसमें कम हो, तो ये सबसेट होता है। ठीक है, ये इक्वल भी हो सकते हैं, तो इक्वल होने के लिए फिर वो सबसेट की टाइप होती है प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ठीक है, तो ऐसा सबसेट जो जिसमें तमाम एलिमेंट हों इस सेट के, ठीक है, और इसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो, तो ये ए फिर क्या कहलाता है? बी का सबसेट कहलाता है। और अगर ए बी का सबसेट है तो हम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको सबसेट कहेंगे। और अगर ए बी का सबसेट है तो बी फिर क्या कहलाएगा? ए का, बी ए का सुपर सेट कहलाता है। ठीक है, सुपर सेट। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट वही होता है जो मैंने आपको बताया था कि ये जो सबसेट होगा
ये इस सेट के इक्वल ना हो, ठीक है, जो भी बी सेट है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से समझ आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर ये सेट है ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब एक सेट है ए, सी और डी। अब ये जो सेट है ये इसका, अब इसको मैं कह देता हूँ बी कह देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ए कह देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ए क्या है, सबसेट है बी का, ठीक है। बी का सबसेट है और इसमें सारे एलिमेंट जो है ना ए सी डी वो बी में मौजूद हैं, और बी का कम अज़ कम एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, यानी कि बी बड़ा सेट है। तो ये सबसेट है उसका प्रॉपर सबसेट। इसे प्रॉपर सबसेट कहते हैं कि जो इक्वल ना हो सेट के। और अगर ये सेट ए सेट बी सेट ये था और ए सेट हो जाए हमारे पास ए बी सी और डी, ये बी सबसेट है अपने आप का, यानी कि ठीक है, सेट अपने आप का सबसेट होता है। और जो सेट अपने आप का सबसेट होता है वो एक्चुअली क्या होता है, ये इम्प्रॉपर सबसेट होता है, क्योंकि ये सेट के इक्वल जा हो रहा होता है, ठीक है। ए इक्वल टू बी हो रहा है, ठीक है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है। ये डेफिनेशन थी प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स की। अब हम देखते हैं पावर सेट क्या होता है, ठीक है। पावर सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसके जो एलिमेंट होते हैं ना वो खुद सेट होते हैं, बजाते खुद सेट होते हैं, ठीक है। पावर सेट। तो पहले किसी भी सेट के पावर सेट को हम किस तरह डिनोट करते हैं, उसको कैपिटल पी इन टू एस इस तरह डिनोट किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल एक सेट है हमारे पास ए बी, ठीक है। इसके हमें सबसेट फाइंड करने हैं। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो एक एम्प्टी सेट आ गया सबसेट उसका। एक ये होगा सबसेट, ठीक है। एक सबसेट होगा बी। ये सारे प्रॉपर सबसेट हैं। अब एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा, वो क्या, वो सेट इटसेल्फ होता है, ठीक है। तो ये सबसेट्स आ गए। अब इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूँ, यानी कि ये सारे सबसेट्स का जो सेट होगा वो क्या कहलाता है, वो पावर सेट कहलाता है, जो भी सेट हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो ए का पावर सेट क्या है होगा, उसके तमाम सबसेट्स का जो सेट है, ठीक है, वो पावर सेट होता है। इसके बाद यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जब किसी भी हम सेट को कंसीडर कर रहे होते हैं तो उससे बड़ा जो सेट, यानी कि हमें दिया गया हो, या उससे बड़ा जो सेट हो जिसमें वो सेट मौजूद है। मिसाल के तौर पर किसी भी सेट ए को हम अगर कंसीडर कर रहे हैं तो यू एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए मौजूद होगा, यानी कि ए इसका सबसेट होगा, ठीक है। तो इसे यूनिवर्सल सेट कहा जाता है जो यू सेट होता है। इसे यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कहा जाता है। ये सेट्स की डेफिनेशंस थी और कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने रिकॉल किए हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं हम, एक्सरसाइज 2.1 को। इस एक्सरसाइज में क्या करना है, उसने कहा हुआ कि इनको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये सारे नेचुरल नंबर हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, 1000 तक जा रहे हैं। तो इसको सेट बिल्डर नोटेशन में हम लिखते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन में हम पहले क्या करेंगे, एक्स सच दैट, एक्स किस तरह के एलिमेंट हैं वो बताने होंगे। एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट में। इस तरह से कि एक्स जो है वो लेस और इक्वल टू है 1000 के, ठीक है। जब हमने नेचुरल नंबर कह दिया तो डायरेक्टली यहाँ से ऑटोमेटिकली ये डेफिनेशन कह रही है कि ये वन से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर की वजह से हमें पता लगेगा कि ये वन से स्टार्ट होगा, इस तरह के नंबर होंगे इसमें, ठीक है। और ये कंडीशन बता रही है कि ये 1000 के इक्वल है या 1000 से कम वाले नंबर हैं, ठीक है। तो वन से लेकर 1000 तक सारे कवर हो जाएंगे। ये सेट बिल्डर नोटेशन है पहले पार्ट की। सेकंड पार्ट की सेट बिल्डर नोटेशन लिखते हैं, उसमें आप देख सकते हैं 0 1 2 100, ठीक है। ये अब ज़ीरो इसमें ऐड हो रहा है तो ज़ीरो और ये 1 2, यानी कि ये होल नंबर्स का सेट है।
और ये कहाँ तक जा रहा है, ये 100 तक जा रहा है। तो इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, होल नंबर के सेट में, एंड और एक्स की कंडीशन क्या होगी, ये लेस और इक्वल टू 100 होगा। ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये प्लस माइनस वाले नंबर्स आ रहे हैं, 1000 तक जा रहे हैं और ज़ीरो भी इंक्लूडेड है इसमें। तो ये कौन सा सेट है, ये इंटीजर्स का सेट है। इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स के सेट में बिलोंग करेगा, एंड एक्स, ठीक है, एक्स कहाँ तक जा रहा है, प्लस माइनस 1000 भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसकी कंडीशन इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीजर का सेट नेगेटिव साइड से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव साइड में अप टू इन्फिनिटी चलता है, या यूँ कह लेंगे ज़ीरो से राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ अप टू इन्फिनिटी चलता है, ठीक है। तो -1000 से, ठीक है, लेस और इक्वल टू, ठीक है, यानी कि एक्स से लेस और इक्वल टू है -1000, यूँ कह लेंगे -1000 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर, ठीक है, और कहाँ तक जा रहे हैं, +1000 तक जा रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन है। -1000 और +1000 इनको इंक्लूड करते हुए इनके दरमियान वाले नंबर्स जो हैं वो, ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन है। फोर्थ पार्ट की सेट बिल्डर नोटेशन हम लिखेंगे। फोर्थ पार्ट की 0, -1, -2 और -500 है, ठीक है। तो ये कहाँ से ए, जा रहे हैं नंबर्स, ज़ीरो, -1, -2, अब माइनस वाले लेफ्ट साइड पे होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे -500 से ज़ीरो तक, कंडीशन ये लगाएंगे, और ये हैं इंटीजर्स। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, एंड एंड -500, ठीक है, लेस और इक्वल टू एक्स, एंड एक्स लेस और इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये कंडीशन लगाएंगे हम फोर्थ पार्ट में। ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन है फोर्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट को लिखते हैं। फिफ्थ पार्ट की सेट बिल्डर नोटेशन क्या है, फिफ्थ पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, 100 से स्टार्ट हो रहे हैं और 400 तक जा रहे हैं। तो ये कौन से नंबर हैं, ये हम नंबर, नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं पॉजिटिव वाले, ठीक है, या होल नंबर भी ले सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, हम नेचुरल नंबर के साथ लिखते हैं, एंड कंडीशन क्या होगी हमारे पास, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है तो सॉरी 100 से स्टार्ट हो रहा है तो 100 लिखेंगे, ठीक है, लेस और इक्वल टू एक्स, लेस और इक्वल टू कहाँ तक जा रहा है, 400 तक जा रहा है। तो ये सेट बिल्डर नोटेशन हो जाएगी किसकी, फिफ्थ पार्ट की। अब यहाँ पे हम नेचुरल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तब भी ये ट्रू होगा। और यहाँ पर फिर हम होल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, ये तब भी ट्रू होगा, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं हम। सिक्स पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसकी सेट बिल्डर नोटेशन लिखते हैं, ये -100, -101, -102, -500। अब ये लेफ़्ट साइड पे चलते हैं, ठीक है, नंबर लाइन होती है ना, तो कोई भी नंबर लाइन होती है, ये अगर ज़ीरो है, ठीक है, इस साइड पर, और इस साइड पर +1 चलता है, ठीक है, +2, इस साइड पर -1, -2, तो -500 होगा यहाँ पे, और ये कहाँ तक जा रहा है, ज़ीरो तक जा रहा है, ठीक है। तो ये कवर हो रहा है सेट में, तो इसको हम, इसकी सेट बिल्डर नोटेशन लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ये कौन से नंबर्स हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है। तो हम इसको लिख सकते हैं जेड नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव लगा देते हैं एक्सपोनेंट में, एक्सपोनेंट में हमने नेगेटिव लगा दिया, और एंड कंडीशन लगाते हैं, कहाँ से ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, ये -500 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेस और इक्वल टू एक्स, लेस और इक्वल टू ज़ीरो। ये सेट बिल्डर नोटेशन होगी। सेवन्थ पार्ट देखते हैं। सेवन पार्ट देखें, इसको सॉल्व करते हैं। पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा। अब ये इनको नेम्स को देख के हमें पता लग रहा है कि ये क्या है, प्रोविंशियल कैपिटल है, यानी कि सूबाई दारुल हुकूमत जिसे कहते हैं, तो ये प्रोविंशियल कैपिटल है।
तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ अ, ठीक है, प्रोविंशियल, ठीक है, प्रोविंशियल कैपिटल। अब कैपिटल किसका हमने बताना भी है। प्रोविंशियल कैपिटल कह देंगे तो दुनिया में तो काफ़ी सारे मुल्क हैं, तो किसका, तो हमें वो भी बताना होगा। प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ, वो मुल्क का नाम भी बताना होगा, ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन आ गई। एट्थ पार्ट देखें। एट्थ पार्ट में क्या दिया हुआ, जनवरी, जून एंड जुलाई। अब ये मंथ के नेम है। अब आप मंथ क्या सिर्फ नहीं बता सकते, इनमें स्पेशल चीज़ क्या है। स्पेशल चीज़ ये है कि ये जे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन क्या होगी। इसकी हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ, ठीक है, एक्स मंथ है, ठीक है, ऑफ कैलेंडर ईयर, ठीक है, कैलेंडर ईयर का एक मंथ है स्टार्टिंग, जो स्टार्ट कहाँ से होता है, नेम उसका कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग विद, ठीक है, कैपिटल जे से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमें पता लग जाता है इससे। तो पूरी बात बतानी होती है सेट बिल्डर नोटेशन में, जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से एलिमेंट हो सकते हैं उस सेट में। नाइन्थ पार्ट देखते हैं। सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, सारे ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है जो, ठीक है, इसकी सेट बिल्डर नोटेशन लिखनी है हमने। तो नाइन्थ पार्ट की सेट बिल्डर नोटेशन क्या होगी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, ओ, ठीक है, ऑड नंबर्स ले रहे हैं ना तो ओ लेंगे। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑल ऑड नंबर्स। या फिर हम इसको एक्चुअली ऑड नंबर्स लेंगे तो यहाँ से ऑड नंबर्स में पॉइंट वाले नंबर्स भी कंसिडर किए जा सकते हैं, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं। इसकी सेट बिल्डर नोटेशन का एक्स इज एन ऑड नेचुरल, एक्स क्या है, ऑड नेचुरल, ठीक है, नंबर है। ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन आ गई। टेंथ पार्ट, टेंथ पार्ट में क्या है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, तमाम रैशनल नंबर्स का सेट है। तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन हमें पहले से ही पता है कि एक्स सच दैट एक्स, के एक्स ऐसा एलिमेंट है जिसको हम, ठीक है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो पी और क्यू किस में बिलोंग करते हैं, वो सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं। और एक और कंडीशन क्या है कि क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। ये रैशनल नंबर्स की सेट बिल्डर नोटेशन है। 11th पार्ट, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तमाम रियल नंबर्स जो कि 1 और 2 के दरमियान है, तो हम इसकी सेट बिल्डर नोटेशन क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, के एक्स जो एलिमेंट है वो रियल नंबर के सेट में से है, ठीक है। और कंडीशन क्या लगाएंगे हम, कंडीशन ये लगाएंगे कि वो 1 और, ठीक है, 1 < का सिंबल यूज़ करेंगे, x < 2, कि वो 1 और 2 के दरमियान जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे रियल नंबर्स के सेट में आ रहे हैं, और ये उसकी सेट बिल्डर नोटेशन है, ये रियल नंबर्स, ठीक है, एक्स रियल नंबर्स है, टाइप उसकी रियल नंबर्स है, और 1 और 2 के दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं वो इस सेट में आ रहे हैं। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। तमाम इंटीजर्स जो कि -100 और +1000 के दरमियान में, तो इसका क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, इंटीजर्स होंगे यानी कि। और कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी -100, ठीक है, लेस, और अब बिटवीन का है तो हम इसको लेस देन कहेंगे, ठीक है, लेस देन, इंक्लूड नहीं कर सकते हैं हम, इसे लेस देन कहेंगे। इसी तरह एक्स लेस देन +1000, ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन हो गई। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में हमने तमाम जो है ना डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म लिखनी है, ये सेट बिल्डर नोटेशन दी गई है, ठीक है। तो पहले एक की डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म है, पहले तो टेबुलर फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पहले लिख लेंगे, वट एवर जो मर्ज़ी हम लिख सकें। टेबुलर फॉर्म लिखते हैं, तो इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी, तमाम नेचुरल नंबर का सेट है और कहाँ तक जा रहे हैं, वो 10 तक जा रहे हैं, तो 1 2
3, ठीक है, अप टू 10 इंक्लूडेड है। ये इसकी टेबुलर नोटेशन। और सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी, हम कहेंगे सेट ऑफ, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ये उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी। टेबुलर नोटेशन लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूंगा, बताता हूँ आपको टू सेव टाइम, ठीक है। तो सेकंड की टेबुलर नोटेशन क्या होगी, उसमें दिया हुआ है हमें सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 4 लेस देन एक्स लेस देन 12। तो इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, 4 लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, इसलिए 4 इंक्लूडेड नहीं होगा। और ये नेचुरल नंबर का, तो अगला नेचुरल नंबर 4 से 5 होता है, तो 5 से स्टार्ट होंगे, ठीक है, अप टू कहाँ तक जाएंगे, ये 11 तक जाएंगे ये। और इसके हम क्या लिख सकते हैं, इसका हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12, ठीक है। थर्ड की टेबुलर नोटेशन हम लिखते हैं, थर्ड में इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स का सेट है, ठीक है, एलिमेंट इंटीजर्स होने चाहिए और -5 और 5 के दरमियान। तो ये क्या होगा, -4 -3, ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। ये टेबुलर नोटेशन हो जाएगी इस सेट की। फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है इवन नंबर्स होने चाहिए और 2, ठीक है, 2 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन 4 इंक्लूडेड है, 2 और 4 के दरमियान, इस तरह से कि 4 को भी इंक्लूड करना है। तो 2 और 4 के दरमियान ये कौन सा हो सकता है इंटीजर नंबर, दरमियान में 3 आता है, 3 तो इंटीजर, सॉरी, इवन नंबर नहीं है। तो 4 इंक्लूडेड है, तो 4 ही एक ऐसा होगा जो इसके अंदर आएगा, ठीक है। ये इसकी टेबुलर नोटेशन है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम कह सकते हैं सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ठीक है, बिटवीन 2 and 6, या 2 and 4 कह सकते हैं। बिटवीन 2 and 4 अगर कहेंगे तो उसके लिए हमें इंक्लूसिव कहना पड़ेगा, 4 इंक्लूसिव, ठीक है। तो इसलिए हम 2 and 6 यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। फिफ्थ पार्ट इसका देखें, फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, प्राइम नंबर का सेट है और लेस देन 12 है, तो प्राइम नंबर 12 से कम जो है वो 2 3 5 7 और 11, ये प्राइम नंबर्स आ गए, ठीक है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 12, ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो सकती है। छठा पार्ट, ऑड नंबर्स हैं वो 3 लेस देन एक्स लेस देन 12 है, 3 और 12 के दरमियान जो ऑड नंबर्स हैं वो हमने लिखने हैं। तो 5 है अगला ऑड नंबर, 7 है, 9 है, ठीक है, 11 है, ठीक है। ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 3 and 12, ठीक है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 3 and 12। सेवन्थ पार्ट इसका देखें, सेवन्थ पार्ट में इवन नंबर्स हैं, 4 इंक्लूडेड है, 10 भी इंक्लूडेड है और उनके दरमियान वाले, तो 4 6 8 और 10, ठीक है। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 and 10 इंक्लूसिव, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 2 and 12, ये कह सकते हैं हम इसको। एट्थ पार्ट देखते हैं, एट्थ पार्ट सॉल्व करें। एट्थ पार्ट में इवन नंबर्स का सेट है, 4 और 6 के दरमियान इवन नंबर्स लेने हैं हमने, 4 और 6 इंक्लूडेड नहीं है। तो इवन नंबर्स क्या होगा 4 और 6 के दरमियान, कोई ऐसा है इवन नंबर जो 4 और 6 के दरमियान हो, कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट होगा। नाइन्थ पार्ट देखते हैं, नाइन्थ पार्ट में वो कह रहा है ऑड नंबर का सेट है इस तरह से कि 5 और 7 इंक्लूडेड है, ठीक है, इनके दरमियान वाले नंबर्स लेने हैं और ऑड लेने हैं। 5, ठीक है, इंक्लूडेड है, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7, 7 भी इंक्लूडेड है, इनके दरमियान कोई और नंबर नहीं है, तो यही दो आएंगे। इसको हम कह सकते हैं सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 5 and 7, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर नोटेशन 10वें की देखें, ऑड नंबर्स हैं, 5 इंक्लूडेड है, 7 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसको देखते हैं 10वें को, सॉरी, 5 इंक्लूडेड है, ठीक है, और 7 इंक्लूडेड नहीं है। 5 इंक्लूडेड है तो फिर ये 5 तो आ गया, उसके बाद
कोई और नंबर नहीं है 5 और 7 के दरमियान, 7 खुद था लेकिन वो इंक्लूड नहीं होगा, तो सिर्फ 5 ही आंसर आएगा इसका। 11th पार्ट देखें, उसमें वो नेचुरल नंबर का सेट कह रहा है इस तरह से कि x+4 = 0। ठीक है, x+4 = 0 ऐसे नेचुरल नंबर का सेट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो कौन से नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकता, वो इंटीजर हो सकता है जो कि -4 होगा तभी सेटिस्फाई होगा। लेकिन ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो फिर ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये क्या आंसर आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। नेचुरल नंबर में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, इंटीजर के सेट में है एलिमेंट जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखते हैं। रैशनल नंबर का सेट है इस तरह से कि x² = 2 हो। ठीक है, तो x² = 2 जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? √2 आता है। √2 क्या है? प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है जो कि इरेशनल होता है, पीछे प्रूव कर चुके थे हम पहले चैप्टर में। ठीक है, तो इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट, सॉरी, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, और इरेशनल है लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी गई है रैशनल की कि एक्स रैशनल एलिमेंट है। तो ये क्या होगा? रैशनल नंबर में कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि इसको सेटिस्फाई करे, क्योंकि ये इरेशनल नंबर इसको सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये भी एम्प्टी से होगा, या इसको यूँ लिख सकते हैं या आप फाई का सिंबल यूज़ कर लें। 13 पार्ट देखते हैं, उसमें रियल नंबर का सेट है इस तरह से कि एक्स एक्स के इक्वल हो। ठीक है, तो ऐसे नंबर क्या हैं, उसको हम क्या लिख सकते हैं? वो पूरे का पूरा रियल नंबर का सेट ही ऐसा सेट है जिसमें हर एलिमेंट अपने आप के इक्वल है। ठीक है, ये एलिमेंट अपने आप के इक्वल वो बता रहा है, ये कंडीशन जो ट्रू है, तो ये रियल नंबर का पूरा ही सेट आएगा, हर एलिमेंट अपने आप के इक्वल होता है। 14th पार्ट 14th पार्ट में रैशनल नंबर का सेट है इस तरह से कि हर एलिमेंट अपने नेगेटिव के इक्वल हो। क्या ऐसा हो सकता है? हर एलिमेंट अपने नेगेटिव के इक्वल हो, या यूं कह लें कि ये इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, रैशनल नंबर का सेट है, इसको सेटिस्फाई कौन सी इक्वेशन, कौन सा नंबर कर सकता है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई सिर्फ एक ही नंबर कर सकता है और वो है ज़ीरो। 1 सब्सटीट्यूट करेंगे 1 इक्वल नहीं होता -1 के, 2 करेंगे -2 के इक्वल नहीं होता, लेकिन ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ भी ज़ीरो -0 होगा, और ज़ीरो न्यूट्रल होता है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ज़ीरो = 0। तो सिर्फ एक नंबर ज़ीरो ही है जो कि इसको सेटिस्फाई करता है, तो इस सेट में ज़ीरो एलिमेंट होगा बस। 15th पार्ट देखें इसका। 15th पार्ट रियल नंबर का सेट है इस तरह से कि कोई भी एलिमेंट अपने आप के इक्वल ना हो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट, यहाँ पे आई थिंक मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे 2 अगर आएगा तो ये ऐसा, यानी कि एलिमेंट लेने हैं जो कि 2 के इक्वल नहीं है। 2 के इक्वल नहीं है तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं? तमाम रियल नंबर का सेट, उसमें से माइनस कर दें क्या? 2 का एलिमेंट, वो तमाम रियल नंबर्स 2 के अलावा। ठीक है, 16th पार्ट देखते हैं। 16th पार्ट में रियल नंबर का सेट है इस तरह से कि वो रैशनल नंबर में मौजूद ना हो। रियल नंबर का सेट है लेकिन रैशनल नंबर ना हो, तो रियल में रैशनल और इरेशनल होते, तो फिर बचा हमारे पास क्या? इरेशनल। तो इसका सेट क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, क्यू प्राइम। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। कहता है इसमें से कौन से सेट फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट हैं? द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ठीक है, अब आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे? ठीक है, ऑब्वियसली वो फाइनाइट होंगे। ठीक है, फाइनाइट। सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो तमाम स्कूल्स हैं वो फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट हैं? ऑब्वियसली फाइनाइट हैं। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 और 10 के दरमियान, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये भी फाइनाइट होंगे। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10, 3 और 10 के दरमियान जो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, ये इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स मौजूद होते हैं दो नंबर्स के दरमियान।
रियल नंबर्स 0 और 1 के दरमियान, रियल नंबर्स पॉइंट वाले भी होते हैं, अब 0 और 1 के दरमियान लातादाद पॉइंट वाले नंबर्स हैं, तो ये भी इनफाइनाइट हो गया। ठीक है। सेट ऑफ रैशनल्स बिटवीन 0 एंड 1, रैशनल नंबर जो 0 और 1 के दरमियान हों वो क्या होंगे, ये भी इनफाइनाइट ही होंगे। सेट ऑफ होल नंबर्स, कहता है 0 और 1 के दरमियान होल नंबर्स कितने होते हैं, होल नंबर्स 0 और 1 खुद होल नंबर्स हैं, इनके दरमियान पर रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो ये ए फाइनाइट होगा, कोई होल नंबर्स नहीं होता 0 और 1 के दरमियान, एम्प्टी सेट होता है ये, तो ये फाइनाइट हो गया। सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज इन पाकिस्तान। ठीक है। अब जितने भी पत्ते हैं बेशक हम गिन नहीं सकते, एक्चुअली गिन तो सकते हैं। ठीक है। कंट्री के जितने भी दरख्त हैं उसके सारे पत्तों की तादाद काउंटेबल है। ठीक है। आखिर कहीं ना कोई नंबर तो रुकेगा ना, कि कोई ना कोई तो तादाद होगी। चाहे गिनना मुश्किल है या बहुत नामुमकिन लगता है, मुमकिन तो है लेकिन नामुमकिन लगता है, लेकिन काउंटेबल है तो इसलिए ये 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्रिएट हो सकती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू n सेट के साथ, तो ये फाइनाइट हो गया। अब नेचुरल नंबर्स का पावर सेट है। ठीक है। पावर सेट क्या होगा इसका, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, नेचुरल नंबर खुद इनफाइनाइट है तो पावर सेट भी उसका इनफाइनाइट होगा। ए बी सी का पावर सेट क्या होगा, ये फाइनाइट है क्योंकि ये सेट खुद फाइनाइट है। ठीक है। ये इनफाइनाइट हो गया और ये फाइनाइट हो जाएगा। ये इनफाइनाइट है, पता लग रहा है साफ कि ये 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, ये किसी ना किसी नंबर पर स्टॉप हो रहा है। ठीक है। कोई ना कोई आखिरी नंबर आ रहा है, ये इनफाइनाइट है तो ये फिर फाइनाइट होगा। रियल नंबर का सेट है। ठीक है। ऐसे जो कि अपने आप के इक्वल ना हो, ऐसे कोई रियल नंबर्स हैं जो कि अपने आप के इक्वल ना हो, ऐसे कोई भी रियल नंबर्स नहीं है जो कि अपने आप के इक्वल हो, हर रियल नंबर अपने आप के इक्वल होता है, तो ये सेट फाइनाइट हो गया। ऐसा रियल नंबर का सेट इस जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16। अब जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना दोनों तरफ, तो ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आ जाता है, तो ये तो कम्प्लेक्स नंबर के सेट में जा रहा है। ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर के सेट में जा रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें रियल नंबर्स का एलिमेंट चाहिए, तो ये एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा और ये फाइनाइट है। सिमिलरली यहाँ पे देखें, ये जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, तो ये प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन रैशनल नंबर की दी गई है, रैशनल की दी गई है, तो ये एम्प्टी सेट होगा और ये फाइनाइट होगा। ठीक है। अब ये रैशनल नंबर का सेट है और 0 और 1 को इंक्लूड करते हुए उनके दरमियान ला तादाद, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर, तो ये सेट भी इनफाइनाइट होगा। दिस कंप्लीट्स द थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है कि कोई से दो प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। ठीक है। इस सेट के, तो पहले सेट के कोई से भी दो प्रॉपर सबसेट लिखना आसान है, आप सिंपल उनके सिंगलटन सेट लिखते हैं, कोई भी दो एलिमेंट के, ए बी ले लें, ए सी ले लें, बी सी ले लें, या कोई और भी सेट ले सकते हैं आप, ए बी का सेट एक ले लें और एक सी का ले लें। ठीक है। ये प्रॉपर होंगे, सेट के इक्वल नहीं होना चाहिए पूरा सेट, वो इम्प्रॉपर हो जाता है। उसने प्रॉपर सबसेट्स कहा है, तो इसका भी दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही हम कर सकते हैं। 0 का सिंगलटन सेट ले लिए और 1 का सिंगलटन सेट ले लिए, ये इसके प्रॉपर सबसेट हैं। ठीक है। उससे अगले सेट जो है नेचुरल नंबर का सेट है, थर्ड पार्ट, नेचुरल नंबर में लातादाद नंबर होते हैं, तो हम कोई भी सेट ले सकते हैं, 2 3, हाँ 5 भी ले सकते हैं। ठीक है। ये पूरे का पूरे एलिमेंट उसमें मौजूद हैं, तो ये सब सेट हो गया एक प्रॉपर मैं ये ले सकता हूँ, 9 10, ठीक है, 12, ठीक है, 14। अब ये सेट दोनों मौजूद हैं नेचुरल नंबर्स में, तो ये भी उसके प्रॉपर सबसेट हो गई। फोर्थ पार्ट देखें, इंटीजर्स का सेट है, उसके प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो उसके प्रॉपर सबसेट हम क्या लिख सकते हैं, उसके प्रॉपर सबसेट दो इस तरह से लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और होल नंबर्स, ये उसके दो प्रॉपर सबसेट हैं। ठीक है। पॉजिटिव होते हैं, इसमें ज़ीरो नहीं होता, इसमें ज़ीरो इंक्लूड होता है। ठीक है। ये प्रॉपर सबसेट आ गए। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, रैशनल नंबर का सेट है, रैशनल नंबर के सेट के क्या प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं। अब नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर का सेट है। ठीक है। जेड भी रैशनल नंबर का सेट है, इंटीजर्स। ठीक है। तो ये उसके क्या हो गए, प्रॉपर सबसेट हो गए।
सिक्स पार्ट देखते हैं, रियल नंबर्स के जो भी सेट हैं, ये जो नॉन सेट्स हैं, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर्स हो गया, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है, ये सारे सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये सारे सब सेट है। तो कोई से दो लिखते हैं हम। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ऑड नंबर का सेट लिख रहा हूँ, ठीक है, पॉजिटिव, और मैं लिख देता हूँ एक इरेशनल नंबर्स का सेट, ठीक है। ये प्रॉपर सबसेट हो गए रियल नंबर्स के। आगे होल नंबर्स का लिखने हैं हमने, सेवन्थ पार्ट, ठीक है। होल नंबर्स के सबसेट लिखने हैं, तो होल नंबर्स के कोई से भी दो सबसेट लिखते हैं आप, कोई से भी, ठीक है। टू थ्री, ये एक सबसेट हो गया। एक मैं लिख देता हूँ ज़ीरो वन, ठीक है, बस यही ले लेते हैं। ये दो प्रॉपर सबसेट हो गए इसके। एट्थ पार्ट देखें, एट्थ पार्ट में वो कह रहा है कि ये सेट इस तरह का है कि ये रैशनल नंबर्स का सेट है, और ज़ीरो इंक्लूड नहीं है लेकिन टू इंक्लूड है, और इनके दरमियान वाले, तो ये इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आ रहे हैं इसके दरमियान। तो इसके दरमियान हम क्या लिख सकते हैं, इसके दरमियान वन भी तो आएगा ना, ठीक है, ज़ीरो बेशक इंक्लूड नहीं हो रहा तो वन तो आएगा। एक वन का सेट लिख देते हैं हम, और क्योंकि टू इंक्लूडेड है, लेस और इक्वल टू है, टू इंक्लूडेड है, तो एक टू ले लेते हैं हम सेट, सिंपल। ये आ गया। या हम इसके दरमियान कोई पॉइंट वाला नंबर भी लिख सकते हैं, 0.3, 0.5, 1.2, 1.9, 1.0009, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो रैशनल होने चाहिए। अब पॉइंट वाले नंबर्स को, रैशनल वो होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा वो इरेशनल होता है, लेकिन रैशनल हमने लेना है, तो सिंपल हमने ले लिया वन और टू, क्योंकि ये दोनों इंक्लूड हैं इस सेट में। दिस कंप्लीट्स द फोर्थ क्वेश्चन। लेट्स मूव टुवर्ड्स फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। कहता है कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, अगर ऐसा है तो फिर उस सेट का नाम बताएं, ठीक है। कौन सा ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, दोबारा डेफिनेशन ज़हन में लाएं, ऐसा सेट होता है जो छोटा सेट हो, यानी कि उसमें कम अज़ कम एक एलिमेंट ना हो बड़े सेट का, सुपर सेट का, ठीक है, वो प्रॉपर सबसेट होता है। तो अब वो कह रहा है ऐसा सेट जिसका प्रॉपर सबसेट ना हो, यानी कि सबसेट हो तो वो पूरे का पूरा खुद ही हो। तो एक ही सेट ध्यान में आता है, वो कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ही है जो अपने आप का, ठीक है, सबसेट तो होता है, लेकिन ऐसा सबसेट होता है क्या, इम्प्रॉपर सबसेट होता है, इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, इसका कोई ऐसा सबसेट नहीं है कि जो कि इससे कम हो, ठीक है। एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट ही होता है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। सिक्स क्वेश्चन में वो कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस, कहता है अब इसमें और इसमें डिफरेंस बताएं, ठीक है। पीछे पावर सेट कैलकुलेट करना मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये अब ये क्या है, ये एक सेट बता रहा है किसमें, जिसमें दो एलिमेंट हैं ए और बी, ठीक है। इसमें ये फ़र्क होगा कि ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं ए और बी, और ये क्या चीज़ है, ये पावर सेट है जिसमें एक सेट है ए और बी एलिमेंट वाला, ठीक है। यानी कि इसके दो एलिमेंट हैं, ए अलहदा है, बी अलहदा है, और ये एक ऐसा सेट है जिसका ये एक ही एलिमेंट है, ठीक है, सेट इटसेल्फ इसका एलिमेंट है। तो ये डिफरेंस है, ये एक सेट है दो एलिमेंट का, और ये एक सेट है एक एलिमेंट का, जिसमें सेट इटसेल्फ ही उसका एलिमेंट है। ये यूँ कह लेंगे ये पावर सेट है, और ये सिंपल एक सेट है, ठीक है। ये डिफरेंस भी कह सकते हैं, दिस इज़ द सेट एंड दिस इज़ द सेट कंटेनिंग दिस सेट, ठीक है। हैविंग द, ये सेट खुद एलिमेंट बन गया है किसी और सेट का। तो ये डिफरेंस है इसमें, हम ये डिफरेंस लिख सकते हैं, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं अगर स्टेटमेंट लिखनी हो, ए बी मीन्स अ सेट हैविंग टू एलिमेंट्स, ठीक है। और ये क्या है दूसरा सेट, सेट ए बी इज़ अ सेट हैविंग, ठीक है, हैविंग टू एलिमेंट्स, ठीक है। दो एलिमेंट्स हैं जिसमें, क्या एलिमेंट्स हैं, ए और, ठीक है, ए एंड बी, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, वाइल जबकि ये क्या है, ये वाला सेट, दिस सेट हैज़, इसमें वन एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, फ़र्क इनमें ये है। और वो एलिमेंट क्या है, वाले वन एलिमेंट, ये सेट
पूरे का पूरा एक एलिमेंट है इस सेट का। ठीक है, ये डिफरेंस हम कह सकते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन को देखते हैं हम। सेवन्थ क्वेश्चन में कहता है कि चेक करें कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। अब हम देखते हैं ये सेट क्या ये इक्वल हैं, इनकी तादाद भी बराबर है और इनके एलिमेंट्स भी, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सारे इक्वल हैं, तो ये सेट इक्वल है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा देखते हैं एम्प्टी सेट क्या सबसेट हो सकता है इसके पावर सेट का। ठीक है, क्या ये ट्रू है एम्प्टी सेट, क्योंकि ये एक सेट ही कंसिडर कर लो। ठीक है, ये सेट ही है जिसका एलिमेंट है ये सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट क्योंकि हर सेट का सबसेट होता है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा देखें, सेट वो कह रहा है सेट इट सेल्फ इज़ एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ठीक है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये तो ट्रू है क्योंकि ये इसमें मौजूद है। ठीक है, खुद पूरे का पूरा ये इसमें मौजूद है। दूसरा देखें, फोर्थ पार्ट देखते हैं ये। अच्छा, ये इसका प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये चेक करना था हमने। इसमें सबसेट है और इक्वल टू का भी सिंबल आ रहा है। ये इम्प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर का मतलब होता है कि ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। ठीक है, ये क्योंकि ये पूरा पूरा इसके सेट के इक्वल नहीं है। प्रॉपर सबसेट तो है लेकिन इम्प्रॉपर नहीं है। इक्वल टू का वो आ रहा है, सिंबल आ रहा है उसमें, सबसेट में। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो है क्या एलिमेंट है इस सेट का, ये चीज़ ट्रू है। ठीक है, ये एलिमेंट ही है उस सेट का। ये देखें, ये इसका एलिमेंट है। इस फिफ्थ पार्ट को देखें, वो कह रहा है क्या ए एलिमेंट है इसका, नहीं। इस सेट का एलिमेंट क्या है, इस सेट का एलिमेंट ये सेट है, सेट ए। ठीक है, सेट कंटेनिंग द एलिमेंट ए, वो तो ए उसका एलिमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। और एम्प्टी सेट क्या एलिमेंट है इस सेट का, तो इसको देखते हैं आप। क्या इस सेट का एम्प्टी सेट एलिमेंट है, यहाँ पे था क्या सबसेट। ठीक है, यहाँ पे है एलिमेंट, तो एलिमेंट तो नहीं है ये, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि एलिमेंट का मतलब होता है कि ये सेट है, सेट के अंदर एक सेट आ रहे हैं, तो ये एलिमेंट नहीं है उसका। हाँ, सबसेट कह सकते हैं। ठीक है, दिस कंप्लीट्स द सेवन्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन को देखते हैं हम। राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। कहता है हर किसी के पावर सेट के ना एलिमेंट्स लिखें। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट है, तो इसका पावर सेट क्या होगा, इसका पावर सेट ये होगा। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट आ गए, एक एलिमेंट आ गया। दूसरे क्वेश्चन में देखें इसके एलिमेंट सेट की तादाद कितनी है। अब किसी भी पावर सेट के एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ एनी सेट एस, इसके कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 रेज़ टू पावर एन। एन क्या है, एन है उस सेट के एलिमेंट्स की तादाद। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, दो, तो पावर सेट के एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 2 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, विच इज़ 4, इसके एलिमेंट्स 4 होंगे। इसके कितने एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 रेज़ टू पावर 7, विच इज़ इक्वल टू 128। तो 128 एलिमेंट होंगे इसका जब पावर सेट बनाया जाएगा। इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट के। तो 2 रेज़ टू पावर 8, एलिमेंट की तादाद 8 है, तो 2 रेज़ टू पावर n होता है, n एलिमेंट की तादाद है, तो 2 रेज़ टू पावर 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 256 हमारे पास। तो इसके पावर सेट के एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 256 एलिमेंट्स हो जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट देखें, इसमें कितने एलिमेंट हैं, एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है, यानी कि 2 एलिमेंट हैं इसमें। तो 2 एलिमेंट है, तो इसकी पावर सेट की तादाद 2 रेज़ टू पावर 2 विच इज़ 4। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन, 1 2
एंड 3, तीन एलिमेंट हैं। ठीक है, ये सेट एज ए एलिमेंट कंसिडर किए जा रहे हैं क्योंकि ये एक बड़ा सेट है। सेट के अंदर सेट खुद एलिमेंट हैं बजाते खुद। ठीक है, तो ये तीन एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, तो इसके एलिमेंट्स, पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी? 2 raised to power 3 विच इज़ इक्वल टू 8। ये हमने पावर सेट कैलकुलेट नहीं करने थे, सिर्फ एलिमेंट्स की तादाद बतानी थी। दिस कंप्लीट्स द 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमने पावर सेट लिखने हैं। पहले पार्ट के पावर सेट लिखते हैं, एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, सबसेट लिखने होते हैं सबसे पहले हमने। ठीक है, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं वो सारे हमने लिखने होते हैं। तो उनके गिर्द बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे तो ये उसका पावर सेट बन जाएगा। ये पार्ट देखें, इसके पॉसिबल सबसेट्स लिखेंगे और उनके इर्द गिर्द हम ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, एम्प्टी सेट आ गया। उसके बाद एक दफ़ा प्लस का साइन, ठीक है, एक दफ़ा नेगेटिव, एक दफ़ा क्रॉस सिंबल और एक दफ़ा डिवीजन का सिंबल। ये आगे सिंगलटन सेट। अब प्लस को हमने हर किसी के साथ लेना है, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस क्रॉस प्लस डिवीजन। ये प्लस कंप्लीट हो गया इसके साथ। अब हमने लेना है नेगेटिव साइन को आगे फर्दर, नेगेटिव को क्रॉस के साथ। ठीक है, ये एक सेट होगा प्रॉपर सबसेट, यानी कि नेगेटिव को डिवीजन के साथ लेंगे। ठीक है, हो गया पूरा। अब क्रॉस को डिवीजन के साथ लेंगे। अब ये एक एक एलिमेंट के साथ आ गया। अब हम दो दो एलिमेंट्स को लेकर चलेंगे। प्लस माइनस को लेंगे क्रॉस के साथ एक दफ़ा। ठीक है, प्लस माइनस को लेंगे डिवीजन के साथ एक दफ़ा। ये पहले दो एलिमेंट आ गए। ठीक है, अब दूसरे दो एलिमेंट लेते हैं, वो कौन से हैं? माइनस और क्रॉस को लेके चलते हैं किसके साथ? डिवीजन सिंबल के साथ। ये कंप्लीट हो गए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 सेट्स हो गए हैं। ठीक है, हमारे पास कितने टोटल होने चाहिए सेट? 2 raised to power 4, 16 होने चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये हमने ये दो लेके चले। अब हम दो और कौन से ले सकते हैं? प्लस और मल्टीप्लिकेशन को भी साथ लेके चलना है। तो उसका क्या होगा? प्लस क्रॉस, ठीक है, डिवीजन के साथ एक ये सेट आएगा। ये पॉसिबल सबसेट से प्रॉपर सबसेट। अब एक इम्प्रॉपर सबसेट आएगा, वो क्या होगा? वो सेट इटसेल्फ होता है। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? 16 सबसेट्स हो गए। इनके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा देंगे तो ये पावर सेट बन जाता है इस सेट का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में एम्प्टी सेट जो है, यानी कि ये सेट के अंदर एक सेट है। ठीक है, तो इसके सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो एक एम्प्टी सेट आ गया। और अब उसके अलावा और कोई पॉसिबल सबसेट बन ही नहीं सकता, ये इटसेल्फ खुद ही होगा। ठीक है, सबसेट अपना। तो इसके गिर्द ब्रैकेट लगा देंगे हम। ये क्या बन जाएगा? पावर सेट बन गया उस सेट का। फोर्थ पार्ट देखें, एक एलिमेंट है और एक ये दूसरा एलिमेंट है। ये तीन मुख्तलिफ नहीं है, ये एक और ये एक एलिमेंट है, दो हैं। तो पहले तो मैं ब्रैकेट लगा दी एम्प्टी सेट। ठीक है, क्योंकि ये हर सेट का होता है सबसेट। फिर ये सिंगलटन सेट आ गया। फिर अब सेट के अंदर ये बी और सी आ गया। ठीक है, और अब इसके अलावा और कोई सब सेट बनता नहीं है, तो वो प्रॉपर सबसेट ही, इम्प्रॉपर सबसेट ही आएगा, विच इज़ दिस सेट। ये तो हो गया सेट कंप्लीट, और ये पावर सेट की ब्रैकेट लग गई, तो ये पावर सेट इसका कंप्लीट हो गया। दो एलिमेंट थे तो 2 raised to power 2 4, 4 सबसेट्स हैं इसमें। ठीक है, तो ये पावर सेट हो गया। दिस completes the ninth question. Let's move on to 10th and the last question of this exercise. ठीक है,
इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 10th क्वेश्चन को, 10th क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, विच पेयर ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट, विच ऑफ देम आर आल्सो इक्वल। अब कौन से इक्विवेलेंट हैं और कौन से इक्वल हैं वो हमने बताने हैं। इनको देखें तो इनमें 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्रिएट की जा सकती है, ठीक है, ये देखें, ठीक है, 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्रिएट हो रही है। तो ये क्या है, ये इक्विवेलेंट हैं, इक्विवेलेंट, ये इक्वल नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल, इक्वलेंट हैं लेकिन इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्स इसमें मुख्तलिफ है, तादाद तो एक जैसी है लेकिन इसके एलिमेंट मुख्तलिफ हैं, इसके और हैं, इसके अल्फ़ाबेट्स हैं, इसके नंबर्स हैं, ठीक है, ये इक्वलेंट सिर्फ कहलाएगा। द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, पहले 10 होल नंबर्स लेने हैं, ठीक है, तो पहले 10 होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 9 तक जाते हैं, और ये खुद 0 से स्टार्ट और 9 तक जा रहा है, तो ये सेट क्या हो गया, ये इक्वल हो गया, ठीक है, इक्वल, ठीक है, इक्वलेंट भी कह सकते हैं लेकिन इक्वल, याद रखिएगा हर इक्वल सेट जो है वो इक्वलेंट कहला सकता है, लेकिन हर इक्वलेंट सेट इक्वल नहीं होता, ठीक है। थर्ड, सेट ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी के जो एंगल्स हैं, ठीक है, उनका सेट, सेट ऑफ साइड्स ऑफ द सेम क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल चार साइड वाली पॉलीगॉन को कहते हैं। तो इसके कितने एंगल्स होंगे, चार एंगल्स होंगे, तो मैं लिख देता हूँ, ए एंगल होगा, ठीक है, बी एंगल होगा, ठीक है, सी होगा और डी एंगल होगा। अब वो कहता है उसकी साइड्स का सेट, ए बी साइड होगी, ठीक है, बी सी साइड होगी, सी डी साइड होगी और एक डी ए साइड होगी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ए बी सी सी डी और डी ए, ये साइड्स का सेट है, ये एंगल्स का सेट है। 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं? आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स एक दूसरे के, ये एंगल्स का सेट है, ये साइड्स का सेट है, तादाद एक जितनी है, चार ही एंगल्स हैं, चार ही साइड्स हैं, 4-4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, तो ये इक्वलेंट हो सकता है, इक्वल नहीं होगा, ठीक है, इक्वलेंट कह सकते हैं, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। सेट ऑफ साइड्स ऑफ अ हेक्सागोन, हेक्सागोन की साइड्स, हेक्सागोन यानी कि 6 साइड्स वाली जो पॉलीगॉन होती है, तो उसकी साइड्स का सेट, सेट ऑफ एंगल्स ऑफ द सेम हेक्सागोन। अब इसी हेक्सागोन के एंगल्स, वही बात जो अभी क्वाड्रिलेटरल में की थी, साइड्स और एलिमेंट हो जाएंगे और एंगल्स और एलिमेंट हो जाएंगे, तादाद एक जितनी ही रहेगी, 6 एंगल्स ही होंगे और 6 ही साइड्स होंगी, लेकिन एंगल साइड के इक्वल नहीं होता, इसीलिए ये इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट होगा, ये इक्विवेलेंट सेट्स होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। फिफ्थ पार्ट देखें, फिफ्थ पार्ट में 1 2 3 4 2 4 6 8, अब इनमें देखें 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इसको लिखूं इस तरह से 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है, और इस सेट को मैं लिखता हूँ 2 4 6 8, ठीक है, ये, अब इनमें देखें 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, तादाद को कह सकते हैं कि तादाद इनकी एक जैसी है, लेकिन एलिमेंट एक जैसे नहीं है, ठीक है, एलिमेंट एक जैसे नहीं है, तो ये क्या होंगे, ये इक्विवेलेंट होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली इस सेट को देख लें, ठीक है, यानी कि इस सेट को देखें तो यानी कि इस सेट को हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये एलिमेंट मिल रहे हैं, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4, ठीक है, 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस तो है लेकिन इक्वल नहीं है एलिमेंट्स। सिमिलरली अब इस सेट को देखें, ये सेट हमें कब मिल रहा है, जब इस सेट के हर एलिमेंट का रेसिप्रोकल लिया जा रहा है। 1 का रेसिप्रोकल 1/1 1 ही होता है, ठीक है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 4 का रेसिप्रोकल 1/4, ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल का सेट है, 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, लेकिन एलिमेंट्स ये 1 तो 1 के इक्वल है, बाकी भी इक्वल होने चाहिए, तो ये इक्विवेलेंट सेट होगा, इक्वल सेट नहीं कह सकते इसे, इक्विवेलेंट होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल, ठीक हो गया। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 5 10 15 20, ये यहाँ तक जा रहा है और ये 5 10
यानी कि ये फाइनाइट सेट है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट इनफाइनाइट के इक्वल भी नहीं है और ये इक्वलेंट भी नहीं है, क्योंकि वन वन कॉरस्पॉन्डेंस भी नहीं हम बना सकते। तो हम क्या कहेंगे, नॉट इक्वलेंट, ठीक है। नॉट इक्वलेंट, ना इक्वलेंट है और नॉर इक्वल। ऑफ कोर्स इक्वलेंट नहीं होगा तो इक्वल वाली तो बात ही ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये इसका लास्ट पार्ट था, लास्ट क्वेश्चन का। ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है 2.1। आई होप यू enjoyed the video and learned something. If you really do, make sure you like, comment, subscribe if you haven't already, and share the video and channel with others. आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। Until then.